इसमें पार्टीशन के हवाले से, यूनिफिकेशन ऑफ होल्डिंग के हवाले से और इससे रिलेटेड टाइम लिमिट के हवाले से बहुत सारी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट आई हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन की जो केसेस हैं, क्या उनमें कोई जिद्दत आने वाली है या उनमें टाइम लिमिट की कोई चेंज आने वाली है, तो ये डिस्कस करेंगे। क्विकली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस अमेंडमेंट की रूह से तकरीबन कोई 26 के करीब अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जिनमें जो कॉमनली और जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 10 के करीब है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो रिमार्केबल चीज है वो ये है कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट की स्पेशल रिवीजन होगी, जितना भी रेवेन्यू का रिकॉर्ड ऑलरेडी मेंटेन हुआ है उसको दोबारा रिवाइज किया जाएगा। इसमें सेक्शन 39 और 41 के हवाले से इसमें अमेंडमेंट आई और उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी इलाके या उसके किसी भी हिस्से का रिकॉर्ड दोबारा तैयार कर सकता है या उसको रिव्यू कर सकता है, और इस हिस्से में शामिल डे भी शामिल होगी। इसमें जो सेकंड सबसे बड़ी अमेंडमेंट आई है वो डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, हर चीज कंप्यूटराइज में। काफी देर से आपने सुना होगा कि चीजें अराजी कंप्यूटराइज हो रही हैं, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद तकरीबन हर चीज ही ऑनलाइन हो जाएगी। आपके जितने भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड हैं वो भी ऑनलाइन होंगे, आपकी जो ओनरशिप के प्रूफ है वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे, आप ऑनलाइन ही चीज निकाल लेंगे। और इसमें ये सेक्शन 41C इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें ये कहा गया है कि मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम बनाया जाएगा। और इसमें क्या शामिल होगा जी, रिकॉर्ड की मैनेजमेंट होगी, फीस की डिजिटल अदायगी होगी, जितनी भी अदालती कार्रवाइयां हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगी, ऑर्डर्स और प्रोसीडिंग उनकी ऑनलाइन हो जाएगी, और PLRA या कोई और अदारा ये सिस्टम चलाएगा, इसकी बाबत रूल्स बनेंगे। और तीसरी अमेंडमेंट इस हवाले से होगी है कि जो वरासत और इंतकाल की बाबत है, जिस शख्स को जमीन मिले या उसको वरासत के जरिए मिले या वो सेल डीड के जरिए मालिक बने, तो वो फौरन जो है रिपोर्ट वो पटवारी को देगा। पटवारी जिम्मेदार होगा कि उसको रोज नामचे में इंदराज करे और उसकी एक कॉपी जो है वो मालिक को दे दे, लीगल एयर्स को दे दे। अगर पटवारी इसमें गफलत का मुजाहरा करे तो आप रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार के पास इसके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस भी अब म्यूटेशन सिस्टम से लिंक हो जाएगा। जितने भी हमारे आपने ये देखा है कि एक तरफ रजिस्ट्रेशन हुआ करती थी, सब रजिस्ट्रार के पास सेल डीड रजिस्टर्ड होती थी, लेकिन म्यूटेशन के लिए अलहदा से निजाम था। ये दोनों चीजों को लिंक कर दिया गया। डिस्प्यूट जो बहुत ज्यादा इस हवाले से होते थे कि एक प्रॉपर्टी है, उसकी फर्द निकाल के एक को भी बेच दी, अभी तक उसका इंतकाल अगले के नाम नहीं चढ़ा, पिछले ऑनर ने दोबारा फिर बेच दी। वो एक ऑनर 5-7 जगह पे बेच देता था, वो हर बंदा लेके रजिस्ट्री अपने हाथ में लेके पटवारी के पास और दीगर जगह पे धक्के खा रहा होता था कि मेरे नाम पे म्यूटेशन होनी है। फिर अदालतें ये कहती थी कि जिसके नाम की पहली रजिस्ट्री है वो म्यूटेशन का हिस्सेदार है। अब ये सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएंगे और दोनों ऑफिसेस हैं, रजिस्ट्रेशन वाला और जो इंतकाल वाला, दोनों ये इकट्ठे करने बाबत लेजिस्लेशन हो गई है। इसमें पटवारी और कानगो के इख्तियार और जिम्मेदारियों को रिवाइज किया गया। पटवारी क्या करेगा जी, वो लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस करेगा और एंट्री करेगा म्यूटेशन के हवाले से। कानगो इसमें सुपरवाइज करेगा इस सारे सिस्टम को और इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन करेगा। यानी अब जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है वो थोड़ा मजबूत हो गया है। इसमें जो सबसे बड़ी डिजिटलाइज, क्योंकि कंप्यूटराइज सारा सिस्टम हो रहा है, तो इसमें जो सर्विस है, समन है, नोटिस है, कोई भी रेवेन्यू कोर्ट के पास अगर केस चल रहा है तो उसकी सर्विस जो होगी वो डिजिटलाइज तरीके से होगी। SMS के जरिए हो सकती है, ईमेल के जरिए हो सकती है, व्हाट्सएप के जरिए हो सकती है। अब अगर ये बहाना कि मुझे तो समन नहीं मिला, मेरे खिलाफ एक्स पार्टी होगी, ये अब फ्यूचर के लिए खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से रिमांड होके जो मैटर आते थे वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो रिकॉर्ड के तनाज़े हैं उनकी बाबत जो काफ़ी हद तक इसमें कमी आने वाली है। कलेक्टर लेवल का अफसर जो होगा वो उनकी एंट्री, कब्जा और म्यूटेशन से मुतल्लक तनाज़े खुद फैसले कर सकता है। इसमें एक किस्म का, जैसे आपने पहले सुना, जो कब्जे के हवाले से DRC कमेटियां बनी हैं, इस अमेंडमेंट की रूह से भी अब काफ़ी सारे इख्तियार जो रेवेन्यू ऑफिसर या कलेक्टर लेवल के बंदे को दे दिए हैं, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले, उसको या आर्बिट्रेशन कह ले, वो उधर ही बिठा के पार्टीज को उनकी हियरिंग करके डिसीजन कर सकता है। तो इस तरह की अमेंडमेंट भी इस लॉ में आई है। कुछ गैर ज़रूरी दफात थी उनको ख़त्म किया गया है। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के बाबत रेवेन्यू ऑफिसर
को इख्तियार दिए गए हैं कि अगर रिकॉर्ड में कोई भी अमेंडमेंट करेक्शन आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप रेवेन्यू ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं। दौराने केस और कलेक्टर जमीन की फरोख्त या ट्रांसफर पे पाबंदी लगा सकता है। अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें कलेक्टर के पास इख्तियार आ गया कि वो स्टे भी दे सकता है। ऐसा नहीं होता कि केस इधर फाइल करें और स्टे के लिए हम सिविल कोर्ट जाना पड़े। ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इसमें अमेंडमेंट आ गई है। और बाउंड्री और ज़मीन की हदबंदी की बाबत इसमें अमेंडमेंट आई है सेक्शन 117 में। और इसमें ये अमेंडमेंट है कि अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन हो और दूसरे के पास कम हो तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएंगे, हद मुकर्रर करेगा, कब्जा ख़त्म करवा देगा और जिसकी कम है उसको पूरी कर देगा और इसकी ज़्यादा है उससे वापस ले लेगा। और कब्ज़े के लिए भी अब उनके पास रेवेन्यू के पास ही सारे इख्तियार है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिसीजन करेगा और कब्ज़े के लिए आपको सिविल कोर्ट को रजू करना पड़े। इसमें जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं जी। फ्रॉड के खिलाफ सख्ती से अब एक्शन होगा। सर्वे और जो मैप है उसकी बाबत अमेंडमेंट्स आई हैं। ज़मीन का जदीद टेक्नोलॉजी सर्वे होगा। इखराजात ज़मीन मालकान से लिए जाएंगे। PLRA जो अथॉरिटी है वो भी सर्वे कर सकती है। इसमें जो प्राइवेट तकसीम है जिसको हम खानगी तकसीम कहते हैं उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया और वारसीन खुद बाहमी रजामंदी से तकसीम कर सकते हैं। अफसरान को वो तकसीम आपने जमा करवा देनी है, उसके बाद अफसर उसको इंटर करेगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपके नाम पे विरासत आ गई, आपके नाम पे सेल डीड आ गई, आपने ना खानगी तकसीम की ना आपने अप्रोच किया किसी भी सूरत में, तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली 30 दिन के अंदर अंदर सरकारी तकसीम शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और तकसीम का शेड्यूल जो है वो कलेक्टर जारी करेगा और उसके मुताबिक ही तकसीम होगी। तकसीम केस का जो टाइम फ्रेम है, जो हमारी पार्टीशन का, जो सबसे पहले हमने अपनी कैप्शन पॉइंट में कहा कि इसमें जो पार्टीशन के केसेस हैं वो बहुत जल्दी फैसला होने वाले हैं। अब 60 डेज के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन जब गुजारनी है, तहसीलदार के पास जब पहुंच जानी है, तो 60 डेज के अंदर अंदर उसका फैसला करेगा। अगर फैसला नहीं करेगा, एक तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, तो अदरवाइज 60 डेज के बाद वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट अथॉरिटी के पास चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सालों साल केस चले। और इसमें अगर किसी के पास इलीगल पोजेशन है और वो कोर्ट डिटरमिन कर देती है, जो कि रेवेन्यू अथॉरिटी, रेवेन्यू कोर्ट उसको डिटरमिन कर दिया है कि इसने इलीगली पोजेशन में था, तो उससे जो फायदा ले रहा था, उससे जो प्रॉफिट कमा रहा था, जो फसलें ले रहा था, उसको मेंस प्रॉफिट की सूरत में उसको अलाउ कर दिया गया कि अगर किसी के पास ज्यादा जमीन है तो उसे 10 गुना तक अदा करनी होगी मेंस प्रॉफिट की सूरत में, उससे ये वसूली भी की जा सकती है। अब कब्जे के हवाले से भी इसमें अमेंडमेंट आई है। जिसे जमीन मिले उसे फौरन कब्जा दिया जाए, जैसा कि कोर्ट की एक डिग्री होती है, सिविल कोर्ट डिग्री करती है। इसी तरह अब जब ऑर्डर पास हो जाएंगे, पार्टीशन हो जाएगी, तो उसी वक्त कब्जा भी इसी लॉ के तहत दिलवाया जाएगा। अगर कोई खानगी तकसीम करते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर से उसको वेरीफाई करवाया जाएगा और वो वैलिड हो जाएगी और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी और उसके मुताबिक कब्जे भी दिलाए जाएंगे। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक किस्म की अमेंडमेंट आई है, उसको हम यूनिफिकेशन ऑफ होल्डिंग का नाम देंगे और इसकी अभी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, शायद आप इससे कंफ्यूज हो जाएं। आप ये समझे कि अगर एक मालिक है, उसकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ खसरा नंबरान में है, तो वो दरखास्त दे सकता है कलेक्टर को कि मेरी जमीन एक जगह पे यकजा कर दें। और इसकी प्रोसेस अभी स्टार्ट होगा और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें जो अमेंडमेंट 147A इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर आप एक मालिक हैं तो आपकी ज़मीन मुख्तलिफ खसरा नंबरान में वाक़या है, तो आप दरख्वास्त दे के कलेक्टर को अपने एक जगह पे एक यूनिट, एक आपने कंबाइन जगह आप अपनी ले सकते हैं और जिस जगह पे आपको ज़मीन दी जाएगी उस मालिक को किसी और जगह पे दे दी जाएगी। तो ये एक किस्म का पूरे माहौल को डिस्टर्ब किया जाएगा। ये एक बड़ी यूनिक किस्म की है। इसकी प्रैक्टिकलिटी पे अभी क्वेश्चन आएगा कि ये किस तरह प्रैक्टिकल है। हर बंदा चाहेगा कि मेरा वट बनना डिस्टर्ब ना हो, लेकिन ये देखते हैं इसमें कैसे आता है। लेकिन ये अमेंडमेंट आ गई है। आर्बिट्रेशन सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर केस आर्बिट्रेशन कमेटी को जा सकता है, 30 दिन में वो फैसला करेगी और फैसला उसका फाइनल होगा। ऑनलाइन इसकी हियरिंग भी मुकम्मल हो जाएगी। सिविल कोर्ट का इख्तियार इसमें खत्म कर दिया गया जी 172 में, और ये कहा गया है कि जहां रेवेन्यू कोर्ट फैसला करेगी वहां सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बाढ़ होगी। ऐसा नहीं है कि एक दफा सिविल कोर्ट जाए फिर वो रेवेन्यू कोर्ट में आए। ये स्पेसिफिकली इस हवाले से अमेंडमेंट आ गई है। और अपील का टाइम लिमिट मुकर्रर हो गया है, 30 दिन में आप अपील कर सकते हैं। रिव्यू भी आप 30 डेज में कर सकते हैं।
अब स्टे उस सूरत में मिलेगा इस अमेंडमेंट की रोशनी में, सेक्शन 165 में ये अमेंडमेंट आई है कि जब कोई नुकसान हो रहा हो या आपका स्ट्रॉन्ग केस हो, आप तखीर से ना आए हो, नुकसान हो रहा हो या स्ट्रॉन्ग केस हो, तो फिर आपको स्टे मिलेगा। ऐसे को वो प्रेमा फशाई केसेस के हवाले से होता है कि आपका प्रेमा फशाई गुड आर्गुएबल केस हो तो फिर आपको स्टे मिलेगा। अब सिर्फ जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो सिर्फ रिमांड कर सकता है। बड़ी अहम अमेंडमेंट है, सेक्शन 164A इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें कहा गया है कि हर ऑफिसर, आपने ये देखा होगा रेवेन्यू अथॉरिटी जैसे भी नेक्स्ट अथॉरिटी के पास केस जाता है तो वो रिमांड करके दोबारा तहसीलदार को भेज देती है। इस लॉ में ये अमेंडमेंट कर दी गई है और रिमांड का जो इख्तियार है वो महदूद करके सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कर दिया गया है। जुर्माने इसमें 1 लाख तक कर दिए गए हैं। अब ये आपको कंक्लूड करते हैं कि ये बड़ी अच्छी एक अमेंडमेंट है, इसको हमने क्विकली एक्सप्लेन किया है। इसके हर ईच एंड एवरी जो अमेंडमेंट है उस पर एक अलहदा से हम वीडियो बनाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए बनाई है। पार्टीशन पे हम अलहदा बनाएंगे, यूनिफिकेशन पे हम अलहदा बनाएंगे, और जो तरीकाकार कोर्ट में है उसकी बाबत हम अलहदा बनाएंगे। फिर सालसी के हवाले से इसमें जो बहुत बड़ी चेंज आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। सिविल कोर्ट के जो इख्तियार ख़त्म किए गए उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो अभी लंबी हो रही है तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको इससे बाबत कोई क्वेश्चन आपके जहन में आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।